हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। चलिए आज हम हिंदी से कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कबीर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? कबीर दास का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास 1398, 1380, 1385 और 1389। तो हम पहले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। पहला ऑप्शन है हमारा 1398, वो सही उत्तर होगा क्योंकि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही में कुंडली का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन है हमारे पास, कुंडली, फूलों का तना, नाभि और सिमटना। तो हम तीसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि कस्तूरी जो है मृग के नाभि में ही बसा हुआ है और मृग उससे अज्ञानतावश पूरे जंगल में ढूंढ रहा है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? पहला ऑप्शन है चाकर बनना, दूसरा है ऊंचा महल बनाना, तीसरा है कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनना और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें तीन जो ऑप्शन है ऊपर के वो तीनों सही हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा क्योंकि इसमें बता रहा है कि उपर्युक्त सभी जो है वो सही हैं, इसलिए चौथे ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है? ये चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, निदा फाजली, लीलाधर मंडलोई और प्रेमचंद। बड़े भाई साहब जो कहानी है वो ग्रामीण और सामाजिक परिवेश से संबंधित है, तो ऐसी ही कहानियाँ प्रेमचंद अक्सर लिखा करते थे। तो हम चौथे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद, वो सही उत्तर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ में लेखक ने प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहा है? ऑप्शन है हमारे पास आदर्शवादी को, व्यवहारवादी को, जिसने सिर्फ आदर्श को अपनाया है, और चौथा ऑप्शन है जिसने आदर्श के स्तर पर व्यवहार को अपनाया है। तो लास्ट का जो ऑप्शन है हमारा, जिसने आदर्श के स्तर पर व्यवहार को अपनाया है, तो ऐसे लोगों को ही प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं, इसलिए हमारा लास्ट का ऑप्शन जो है वो सही होगा। छठा क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन जो होगा 3 वो सही है। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इसलिए हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। सातवां क्वेश्चन है, सर्वनामिक विशेषण की क्या पहचान है? क है पहला ऑप्शन जो संज्ञा के पहले लगता है, दूसरा है जो संज्ञा के बाद लगता है, तीसरा है जो संज्ञा के पहले लगकर विशेषण का कार्य करता है और चौथा ऑप्शन है क और ग दोनों। तो पहला ऑप्शन है जो संज्ञा के पहले लगता है, इसलिए पहले हम सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या है वो जान लेते हैं। इसकी परिभाषा होगी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है संज्ञा के पहले लगता है, संज्ञा के पहले लगता है, तीसरा है जो संज्ञा के पहले लगकर विशेषण का कार्य करता है और चौथे ऑप्शन में दे रहा है क और ग दोनों, इसलिए ये राइट आंसर होगा। तो ख जो है या लास्ट का ऑप्शन जो है वो सही उत्तर होगा। आठवां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा कि भारत गांवों में निवास करता है। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत गांवों में निवास करता है, यह वाक्य रचना के आधार पर किस वाक्य का उदाहरण है? पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला सरल वाक्य ये तो नहीं होगा क्योंकि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य जो हैं योजक शब्दों से जुड़े होते हैं और मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। तो इसमें प्रधान उपवाक्य है महात्मा गांधी ने कहा और उस पर आश्रित उपवाक्य है भारत गांव में निवास करता है, इसलिए तीसरा जो है ऑप्शन वो सही होगा। 9th नंबर क्वेश्चन है, रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा?
पहले हम देखते हैं कि समास विग्रह क्या कहलाता है। समास में जितने भी पद युक्त होते हैं उन्हें अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। हमारा ऑप्शन है रसोई का घर, रसोई के लिए घर, रसोई बनाने वाला घर और उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन है रसोई के लिए घर वो हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसको जानने के लिए यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हम। जिसके 4 भुजाएं हो, 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं वाला, इनमें से कोई नहीं। हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, 4 भुजाओं का समूह। पहला ऑप्शन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसलिए हम 4 भुजाओं का समूह ये दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि द्विगु समास में पहला जो पद होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है। इसलिए हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रत्येक शब्द किस समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास, चौथा है कर्मधारय समास। हम तीसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, अव्ययी भाव समास ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और अव्यय है। पहला पद जिसमें उपसर्ग हो और अव्यय हो उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसलिए अव्ययी भाव समास जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना और ज्योत्सना। तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है। दूसरा ऑप्शन ज्योत्सना ये सही उत्तर है, इसलिए हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। अंत्याक्षरी का संधि विच्छेद क्या होगा, ये 13वां क्वेश्चन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है अंत्या जोड़ अक्षरी, अंत जोड़ अक्षरी, अति जोड़ अक्षरी और अंत्य जोड़ अक्षरी। तो इसका लास्ट का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है, क्योंकि इसमें अ जोड़ अ के मिलने से आ बना है, इसलिए ये जो है ये सही उत्तर होगा घ। तो हम घ ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास। असहनीय दुख होना, बहुत दुखी होना, चुपचाप दुख सहना, इनमें से कोई नहीं। कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ असहनीय दुख होना ये सही होगा, क्योंकि वैसे ही जगह पर कलेजा फटना मुहावरे को लगाते हैं जहाँ पर अत्यंत दुख हो, जिसे सहन करना बहुत ही मुश्किल हो। इसलिए हम ये पहले ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, ये ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ होगा। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होगा। पहला है ऑप्शन सभी ओर विपत्ति होना, दूसरा है मृत्यु का भय होना, तीसरा है आगे कुआं और पीछे खाई का होना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आगे कुआं पीछे खाई एक कहावत है, इसका अर्थ होता है सभी ओर विपत्ति होना, यानी आगे कुआं है और पीछे खाई है, कोई ऑप्शन नहीं है आगे निकलने का, यानी हर तरफ से दुख से घिरा हुआ व्यक्ति है, वहाँ पर ये कहावत सही होता है। इसलिए हम पहले ऑप्शन की तरफ हम जा रहे हैं, पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। दोस्तों, आशा रखती हूँ कि आज के जो 15 सवाल थे आपके समझ में आ गए होंगे और शायद मैं समझाने में भी सक्षम रही होंगी। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो या समझ ना पाए हों तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और मुझे अच्छा लगेगा। मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी या फिर से बताने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। धन्यवाद।